तो आज हम लोग जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो हमारा एक चैप्टर है भौतिकी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है लास्ट तुमको विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में क्या हुआ तुम्हारा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में है कि तुमको जो विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं वह उसको अलग अलग श्रेणी में बांटा जा सकता है, जिसको कि उसके तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के क्रम में हो सकता है, बढ़ते या घटते क्रम में। उसके बाद तुमको उसके जो कि है उपयोग भी अलग अलग हैं और उसके जो कि उत्पादन की जो तकनीक है वह भी सभी तरंगों के लिए अलग अलग होती है। तो जैसे इसमें से कुछ तरंगों के तुमने नाम सुने ही होंगे, जैसे कि तुमको विद्युत चुम्बकीय तरंग में कह सकते हैं हम लोग प्रकाश तरंग, तो जो सबसे फेमस है, जो कि हम लोग जिसको मानव नेत्र से जो देख सकते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य होता है तुमको 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच होता है। 400 नैनोमीटर हो गया तुम्हारा, 400 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर, 400 नैनोमीटर हो गया तुमको ब्लू रंग का, नीला रंग का, और लाल या ब्लू वायलेट जो भी कह सकते हो, और तुमको बैगनी भी जिसको कहते हो, और लाल का होता है 700 नैनोमीटर के आसपास, 700-750 नैनोमीटर भी कहीं किसी बुक में लिखा हुआ मिलता है, 700 नैनोमीटर। ये हमारा जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा भाग है। और हम लोग जो कि रेडियो तरंग है, जिसका कि रेडियो प्रसारण में यूज करते ही हैं, टीवी में, और आजकल उससे भी ज़्यादा मोबाइल कम्युनिकेशन जो कि हमारा है, जो मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा है, टीवी, मोबाइल, इन सबों में हम लोग रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। इसके अलावा और भी हैं तुमको तरंगे जो कि हम लोग एक्सरे से परिचित हैं। एक्सरे हमारा काफ़ी फेमस है, जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं। इंफ्रारेड है, अवरक्त तरंग जिसको कहते हैं इंफ्रारेड को हिंदी में, तुमको उसका अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे, गामा रे, ये सब हमारे, या माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे जो कि रडार कम्युनिकेशन में यूज होता है, तो ये सब हमारे स्पेक्ट्रम के भाग हैं। तो जहाँ तक है कि इसको जो आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में हम लिखना चाहेंगे इसको, तो हम पहले तो जैसे कि इसका कुछ उपयोग को और इसको टेबल में बना देते हैं, उसका मतलब कि एक बार लिख लेते हैं, फिर बढ़ते क्रम में इसको हम लोग लिख रहे हैं तरंग दैर्ध्य के, जो कि इसका जो 1 नंबर में हम लोग रेडियो तरंग, ये सबसे दीर्घ तरंग है। ये रेडियो तरंग जो हुआ तुमको, ये सबसे रेडियो तरंग है, रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स हो गया, ये इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे क्या है, अधिक है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, तो जाहिर है कि C बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य होता है। तो जिसकी जो तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, जो बड़ी तरंग दैर्ध्य की तरंगें होंगी, उसकी आवृत्ति कम होगी, तो इसकी ऊर्जा कम होती है। तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया दीर्घ तरंग में तुमको रेडियो तरंग है। इसका रेडियो तरंग का उपयोग जैसा कभी चर्चा कर रहे थे, ये सबसे बड़ा, और धीरे जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे अलग अलग पॉइंट, वह तुमको तरंग दैर्ध्य उसका कम होते जाएगा और आवृत्ति उसका बढ़ते जाएगा। उसके क्रम में लिखेंगे, अलग अलग जो लिखेंगे, 7 रे को हम लोग लिखेंगे, 7 पार्ट में बांटेंगे इसको स्पेक्ट्रम को, उसका बारी से नाम लिखेंगे, उसका उपयोग, इन सबों को हम लिखेंगे। इसका तरंग दैर्ध्य, रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य 10⁻7 मीटर से 10⁻³ मीटर के बीच, एवं इसकी आवृत्ति 500 किलोहर्ट्ज, 500 किलोहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज का मतलब 10⁻³ पावर हुआ, अब मेगाहर्ट्ज का मतलब 10⁻6 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। इसी में तुमको इसको अलग अलग पार्ट में इसका जो स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसकी अभी जो तुमको 3G स्पेक्ट्रम के कहते हो नीलामी होती है, 4G, तो ये सब इसी को रेंज में आते हैं ये सब। तो ये सब तुम्हारा हो गया, इसकी बीच में होती है। जैसे कि तुमको इसी क्रम में तुमको लिया गया है, इस रेडियो तरंग से रेडियो टीवी एवं मोबाइल
संचार प्रणाली संचार प्रणाली आधारित है, पर आधारित है, रेडियो तरंग पर ये आधारित है, इसी बीच में काम करता है। इसी में जैसे तुम देख लो जो कि रेडियो है हमारा, रेडियो में तुमको जो एएम वेव कहते हैं, एएम वेव तुम्हारा हो गया जो कि रेडियो में तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर होता है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेशन का मतलब अलग से देखेंगे, आयाम और आवृत्ति। तो आवृत्ति जो तुमको एएम वेव जो कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, एएम तरंगे, एएम तरंग का होता है तुमको जो कि कुछ किलो हर्ट्ज से लेकर के एएम वेव जो तुम्हारा हो गया, ये किलो हर्ट्ज से तुम्हारा करीब करीब 450 किलो हर्ट्ज से 1650 या 1700 किलो हर्ट्ज तक ये तुम्हारा इसका रेंज है लगभग ये। और लघु तरंगे जो इसी में होती है, इसका जो है तुमको कुछ मेगा हर्ट्ज तक जाएगा तुमको लघु तरंगे, तुमको शॉर्ट वेव, जैसे इसी में तुमको हो गया, ये भी शॉर्ट वेव कहलाता है। लॉन्ग मतलब शॉर्ट वेव जो कि रेडियो में तुम्हारा यूज में आता है, ये भी मीडियम वेव ये हो गया, इसको एएम को ये मीडियम वेव भी कहते हैं, ये शॉर्ट वेव। तो ये जो तुम्हारा है ये 30 मेगा हर्ट्ज तक जाएगा तुमको, ये तुमको अप टू 30 मेगा हर्ट्ज, मतलब कि तुमको कह सकते हो ये 3 हर्ट्ज से, मतलब 3 हर्ट्ज कह रहे हैं, 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज के बीच लगभग होता है इसका। और इसी में तुमको जब टीवी तरंग जो आता है, टीवी तरंग, टीवी में जो प्रयोग होता है तुमको ये 54 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 890 मेगा हर्ट्ज तक, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया, यूएचएफ बैंड, ये तुमको इसमें काम करता है। इसके बाद तुमको एफएम जो रेडियो होता है, एफएम तरंग जो होता है, एफएम वेव, एफएम तरंग का होता है तुमको 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज तक ये जाता है। एफएम भी इसी में काम करता है। तो ये तुम्हारा ये सब का तुमको रेंज है। और इसका उपयोग तुमको क्या चीज़ में हो गया, इसका हम लोग उत्पादन क्या कहते हैं, इस रेडियो तरंग का उत्पादन जो कि हमारा मोबाइल वगैरह सब जगह होता है, रेडियो तरंग का उत्पादन मतलब कि धारावाही चालक में आवेश इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो कि गति से होती है, इसी से उसको उत्पन्न कर सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियो तरंग तुम्हारा। और इसको रिसीव करने के लिए, प्रोडक्शन भेजने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती है। तो ये तुम्हारा हो गया रेडियो तरंग का, इसका कुछ उपयोग भी हो गया तुम्हारा, उपयोग जो कि तुम्हारा काफ़ी आजकल मोबाइल कम्युनिकेशन इसी से जुड़ा हुआ है। इससे जो छोटा वेवलेंथ का जो तरंग होता है जिसको हम लोग सूक्ष्म तरंग है। और ये जो तुम्हारा जो कि आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का जो कि वैल्यू होता है, ये कोई डायरेक्ट कट ऑफ नहीं होता है, एक दूसरे पर ओवरलैप भी करता है। सूक्ष्म तरंगे, इसका जो तुमको है, इसका जो कि कहा जाए 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻ इसका तरंग दैर्घ्य, मतलब कि सूक्ष्म तरंगे का तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻⁴ मीटर के बीच होता है। इसका उपयोग राडार प्रणाली से, राडार में वायुयान की गति एवं स्थिति जानने के लिए,
ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल या क्रिकेट के गेंद की गति जानने के लिए किया जाता है, जानने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म तरंगें माइक्रोवेव ओवन, सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव का हिंदी हो गया, जैसे माइक्रोवेव भी बोलते हो, माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है, किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ में उपस्थित जल को अनुनाद कर उसे गर्म कर देता है, उसे गर्म कर देता है। और जिसमें जल का जो आवृत्ति होता है तुमको, आवृत्ति इसका जो तुमको है, जैसे इसमें जो कि माइक्रोवेव में जो होता है तुमको 304 मेगाहर्ट्ज, इसमें रेंज में इसका आवृत्ति होना चाहिए। तो इसमें काम किया जाता है इसका सूक्ष्म तरंग का। तो ये तुम्हारा दूसरा हो गया स्पेक्ट्रम का पार्ट। अब है तीसरा तुमको आता है, जो कि धीरे धीरे हम लोग तरंगदैर्घ्य में घटते जा रहे हैं। तो तरंगदैर्घ्य में ये तुमको आ जाएगा, जिसको हम लोग अवरक्त तरंग कहेंगे, अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड। तीसरा नंबर, चलो यही लिख देते हैं, आ जाएगा तीसरा नंबर, अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग जिसका नाम हो गया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, अवरक्त तरंग। तो इंफ्रारेड का क्या काम होता है? इंफ्रारेड जो है तुमको अवरक्त तरंग हो गया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंग का जो उपयोग है, इसका जो तरंगदैर्घ्य तुमको होता है, जाहिर है कि इससे क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग तरंगदैर्घ्य घटते जा रहे हैं। तो 10⁻⁻1 मीटर था, तो इसका जो है तुमको 10 माइनस, जैसे कि था तुमको इसका तरंगदैर्घ्य तुमको 700 नैनोमीटर तक चला जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य कहाँ तक चला जाएगा? 700 नैनोमीटर तक जाएगा, जो कि उसके बाद तुमको दृश्य प्रकाश स्टार्ट हो जाएगा। तो दृश्य प्रकाश स्टार्ट हो जाएगा तो 700 नैनोमीटर तक जाएगा। और इसकी जो कि लंबाई हो जाएगी तुम्हें, इसका जो कि तरंगदैर्घ्य हो गया तुमको 700 नैनोमीटर तक इसका तरंगदैर्घ्य जाएगा। और करीब करीब 10⁻⁻4 मीटर से लेके 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻2 मीटर, इसका कोई डायरेक्ट इसकी अवरक्त तरंगें, अवरक्त तरंगें का तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻4 मीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है, के बीच होता है। इसी के रेंज में होता है, लगभग इसी के रेंज में। इसका उपयोग तुमको रिमोट में, जो कि हम लोग का जो कि रिमोट से, जिससे कि हम लोग टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर ये सब ऑपरेट करते हैं कोई भी, उसके लिए रिमोट, इसका उपयोग रिमोट से घरेलू उपकरण जैसे टीवी, रिकॉर्डर, टीवी इत्यादि में, जिसमें भी तुम्हारा होता है, इसमें उपयोग करता है। नाइट विजन फोटोग्राफी, रात्रि में फोटोग्राफी में होता है। तो ये नाइट विजन फोटोग्राफी में होगा, और तुमको टीवी में हो गया, तुम्हारा टीवी के रिमोट में, और ये फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इसका तुम कह सकते हो, ये जो तुमको उत्पन्न होता है, तुमको यह जो तुमको जो कण है तुमको, जो कि दृश्य प्रकाश जैसे यहाँ आता है, तो जब ऊपर जाने लगता है तो इसे उष्मा तरंगे भी कहते हैं।
इसे ऊष्मा तरंग भी कहते हैं, इसे ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। तो ऊष्मा तरंग इसे क्यों कहते हैं हम लोग? क्योंकि यह तुमको जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जो कि यहाँ से जब क्या होता है कि यह तुमको जब प्रकाश का कण आया वह यहाँ जब परावर्तित होकर जाता है तो वह तुमको अवरक्त तरंग के रेंज में आ जाता है। और यह तुमको बहुत से जो अणु होते हैं, जो जल वगैरह हैं या तुमको जो कि और भी अणु हैं, सब इसको अवशोषित कर लेता है और उसके कारण क्या होता है, उसमें हीट होने लगता है। इसलिए इसको कहते हैं ऊष्मा तरंगे हैं। यही तुमको वायुमंडल को गर्म करने में क्या करता है, ये मदद करता है। और जिससे के लिए यह तुमको गैस, यही तुमको तरंग ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंग वायुमंडल को गर्म रखती है। हमारा वायुमंडल अगर अवरक्त तरंग नहीं होगा तो अवरक्त तरंग नहीं होगा तो ये तुमको वायुमंडल को गर्म रखती है, जिसको लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये तुमको ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव भी इसी कारण है। ज़्यादा तुमको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इसको ऑब्जर्व होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बार बार चर्चा आता है आजकल, उसके लिए भी यही जिम्मेदार होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, जबकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हुआ तुमको यहाँ से, जबकि अवरक्त तरंग जो कि पृथ्वी पर जब दृश्य प्रकाश आया तो वो कमजोर होकर के अवरक्त तरंग बन गया। अवरक्त तरंग को सब अवशोषित कर लिया तो वायुमंडल में ही रह गया। तो ये वायुमंडल को गर्मी तो देता है, लेकिन एक सीमा के बाद ये क्या होता है, एक अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो वायुमंडल बढ़ रहा है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो उसके हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब ही करके रख लेता है, जिसके कारण गर्मी पृथ्वी क्या हो रही है, धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है। तो इसके लिए भी तुमको कौन जिम्मेदार है, ये अवरक्त तरंग ही माना जाता है। ये तुमको ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए अभी जो ये फ्रेम है इसमें हम लोग रेडियो तरंग देख चुके हैं, जो कि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी आवश्यक है। जितना मोबाइल, टीवी, रेडियो, ये सब इसी पर ऑपरेट होता है, जिसकी आवृत्ति का रेंज यहाँ दिया हुआ है। दूसरा तुम्हारा था इसमें तरंगदैर्घ्य का, तुम्हारा दूसरा था तुमको कौन सा, सूक्ष्म तरंगे, जो कि रडार प्रणाली में तुमको उपयोग किया जाता है, और माइक्रोवेव वेवन में, जो कि इसकी जो तुम क्या कहते हैं, जो चूल्हा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा होगा तुमको अवरक्त तरंग। अब है तुमको चौथा नंबर लिखते हैं स्पेक्ट्रम में, चौथा नंबर में है इसके बाद जो हमारा दृश्य प्रकाश है, जो कि हम लोग सबसे ज़्यादा परिचित है, जो कि आँख के द्वारा हमारा आँख जिसको डिटेक्ट कर सकता है, तो उसे हम लोग कहेंगे दृश्य प्रकाश है। तो दृश्य प्रकाश का जो कि आवृत्ति होता है, दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य याद कर लेंगे तो उसको आवृत्ति किसी का भी निकाल सकते हैं हम लोग। आवृत्ति निकालने के लिए क्या करते हैं, C = फ्रीक्वेंसी आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य। C का मान 3×10⁸ होता है। उसके आधार पर किसी का भी एक डाटा याद है, दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं एक लगभग रेंज में। और किसी में भी थोड़ा बहुत तुमको जैसे है कि जो रेंज है एक दूसरे पर ओवरलैप भी करता है, कुछ रेंज बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, लेकिन उसके उत्पादन के टेक्निक के आधार पर उसका नाम अलग कर दिया जाता है। तो चौथा नंबर तुमको कह सकते हैं, इसमें आ गया चौथा नंबर तुम्हारा है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश है, उसके बाद तुमको आएगा पराबैंगनी है, फिर तुमको एक्स किरण है और फिर गामा किरण है। ये चार और बताया जाएगा, ये तुमको स्पेक्ट्रम के हैं। तो चौथा नंबर तुमको आ गया दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, तो ये तो हमारा जो कि पूरा दुनिया को इसी प्रकार, इसी विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कि हमारा दृश्य प्रकाश है, इसी के आधार पर हम लोग इसको देखते हैं। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 700 नैनोमीटर से, जो कि हम लोग तो ऊपर से क्रम से आ रहे हैं घटते हुए, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच होती है, और तुमको ये जो तुमको कहते हैं बैनी आह पिनाला, तो ये बैनी आह पिनाला, इसका जो तुमको हो गया, इसका जो रंग होगा बैनी आह पिनाला, ऐसा याद किया होगा। या अंग्रेजी में होते हैं विबग्योर, विबग्योर। तो ये सब कलर का नाम है, जैसे कि बैगनी हो गया, बैनी, नी से नीला, आसमानी, आ हरा, पी से पीला, नारंगी, और तुमको हो गया लाल। ये तुमको तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में है। ये तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है, ये 400 नैनोमीटर हो गया इसका। और ये इसका तरंगदैर्घ्य जो लाल का होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा कितना हो गया, 700 नैनोमीटर होता है तुमको ये।
लाल का 700 नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में इसका है बैनिया पिनाला, ये दृश्य प्रकाश जो कि हम लोग जिससे कि पूरा दुनिया को देखते हैं। और ये तुमको क्या होगा, इसका तो उपयोग ऑलरेडी क्लियर है, ये मानव नेत्र इसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट करता है। और जितना भी तुमको देखने की जो आपके जो कि तुम्हारा इसको जो है तुमको फोटोग्राफिक प्लेट में वगैरह पर भी इसको क्या कह सकता है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम। और मानव नेत्र इसको तो देखता ही है। और हमें जो देखने की अनुभूति पूरी दुनिया को प्राप्त होती है वो किसके कारण होती है, ये विजिबल लाइट से ही होती है। तो इसका तरंग दैर्ध्य याद करोगे 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अब जैसे कि इसका जो है तुमको आवृत्ति का क्रम क्या होगा, तो आवृत्ति जैसे होगा तुमको, तो आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति निकालने के लिए क्या करेंगे, आवृत्ति बराबर हो जाएगा तुमको 3 × 10⁸। अब बटे जैसे कर दे 400 नैनोमीटर, अगर देखो 400 × 10 नैनोमीटर का मतलब 10⁹ हो गया, 10⁻⁹ आई मीन 1 नैनोमीटर। तो देखो इसको जब भाग करेंगे तो ये तुमको हो जाएगा इतना हर्ट्ज हो गया, ये तुमको 400 नैनोमीटर वाला का, तो ये करीब करीब आ जाएगा 700। देखो यार 9 और 8 कितना, 17 पावर हो गया, 17। लेकिन यार इसमें 2 पावर क्या होगा तुम्हारा, घट गया। 17 में 2 पावर घट गया तो कितना हो गया तुम्हारी, 17 में 2 15 पावर, और ये 14 3/7 है तो तुमको 14 पावर आ जाएगा। ये तुम्हारा मतलब कि ये तुम्हारा 3 × 10⁸ है, आप बटे में 4 किए, तो ये सब करीब करीब 750 के आसपास हो गया। तो कितना होगा इसको फिर से देखो, 8 और ये कितना है तुमको 9 8 17, 17 में 2 0 हट गया तो 15 पावर हो गया। और उसके बाद 3 और 75 मतलब इसको 750 करेंगे अगर, तो ये 7.5 हो गया। तो 7.5 में कितना हो गया तुमको, 0.75 × 10⁻17, तो 75 गुना या 750 × 10⁻14, तो ये हो जाता है तुमको 750 × 10⁻14 हर्ज में इसका आ गया, ये 400 वाला का आ गया। और इसी का जैसे करेंगे अब 700 वाला का करेंगे, अगर इसकी आवृत्ति कहेंगे तुमको, ये किसका होगा, 400 का मतलब नीला रंग की आवृत्ति इसको कह सकते हैं, नीला रंग की आवृत्ति निकल गई। अब लाल रंग की आवृत्ति निकालना हो, लाल रंग की आवृत्ति निकालेंगे तो इसमें तो क्या दे देंगे, लगभग 700 दे देंगे। तो 3 × 10⁸ C बटे 700 हो गया, 700 × 10⁻⁻9, इतना HZ हर्ज हो गया। तो ये करीब करीब क्या आ जाएगा तुमको 3/4, तो ये करीब करीब 400 × 10⁻14। तो इस आवृत्ति इतना ज़्यादा इसकी आवृत्ति होती है इस रेंज में इसका। तो आवृत्ति का क्रम होगा 400 से 700 मेगाहर्ट्ज के बीच, जिसकी आवृत्ति मतलब कि आवृत्ति का ये क्रम हो गया इसका, इस रेंज में इसकी आवृत्ति है 10⁻14-15 मीटर के हर्ट्ज के क्रम में इसका दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है। आवृत्ति निकालने के लिए क्या किए, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, C बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का वेग, ये तुम्हारा हो गया, ये प्रकाश का वेग कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये हो गया तुमको आवृत्ति है, और ये है तरंग दैर्ध्य। तो आवृत्ति अगर घटता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, इसीलिए एक तुमको घटते जा रहा है। तो जो हम लोग अभी आवृत्ति, हम लोग जो पहले सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य था किसका, रेडियो तरंग का, उससे कम किसका हुआ, सूक्ष्म तरंगे का, उससे कम अवरक्त तरंग का, और उससे कम तरंग दैर्ध्य हुआ दृश्य प्रकाश का। अब इससे कम जो तुमको अब लिखेंगे, अब तुमको लिखेंगे जैसे कि बैगनी से भी कम तो पराबैगनी, और लाल से ज्यादा तो उसका नाम था अवरक्त इंफ्रारेड, रेड से ज्यादा तो दैट इज अवरक्त, और बैगनी से कम दैट इज पराबैगनी या अल्ट्रावायलेट। ये तुम्हारा 5वां है तुम्हारा, दैट इज पराबैगनी, पराबैगनी। इसका नाम हो गया अल्ट्रावायलेट, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट नाम सुनता ही होगा इसका। ये भी अल्ट्रावायलेट जो तुम्हारा ये अभी आज का 5वां तुमको स्पेक्ट्रम में आता है अल्ट्रावायलेट श्रेणी का। तो इसका जो तुम्हारा है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा जाहिर है कि 400 नैनोमीटर से कम होगा, इसका तरंग दैर्ध्य घटते जा रहा है, और तरंग दैर्ध्य घटते जाता है तो आवृत्ति बढ़ता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। इसका तरंग दैर्ध्य मतलब कि पराबैंगनी, इसका तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है, ये तुमको ये मोटा मोटी क्रम है, इसके बीच होता है इसका क्रम, 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है पराबैंगनी का। इसका जो उपयोग हम लोग करते हैं, इसका उपयोग तुमको लेसिक सर्जरी में, LASIK लेसिक सर्जरी मतलब क्या होगा तुमको, जो कि हम लोग छोटा मोटा ऑपरेशन करते हैं आंख वगैरह का, उसमें इसका उपयोग करते हैं।
दूसरा अल्ट्रावायलेट का तुम देखा होगा, जो कि तुमको देखते हो ये जो आता है तुम्हारा फिल्टर आता है, जैसे कि केंट का RO और UV, तो वहाँ भी करते हैं सूक्ष्म, मतलब कि पानी में उपस्थित जर्म को, पानी में उपस्थित कीटाणु को मारने में, कीटाणु को मारने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा कि जो कि सूर्य से आता है, सूर्य से भी क्या आते हैं, पराबैंगनी तुमको विकिरण आता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण चमड़े को हानि करती है। इसे ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, इसलिए हमारे मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि हम इसके हार्मफुल प्रभाव से क्या जाते हैं, बच जाते हैं। हमारा ये जो ओजोन परत है, जो कि हमारा यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर है, वह क्या कर लेता है, इस विकिरण को, सूर्य से जो पराबैंगनी विकिरण आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस प्रकार से क्या होता है, पृथ्वी पर इसको आने से लगभग रोक देता है, और इसलिए हम बच जाते हैं। पराबैंगनी ये तुमको हार्मफुल होता है, तो इसके इफेक्ट में तुमको आने से क्या होती है, मतलब कि त्वचा वगैरह में दिक्कत आने लगती है। दो और बचा है, जिसका नाम है तुमको एक्सरे जो हम लोग घर में, जो कि तुम्हारा जो कोई भी मेडिकल में जब जाते हैं हम लोग, कोई भी हड्डी वगैरह टूट जाता है तो, या उस सबका जांच कराना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सरे करवाते हैं। तो वही रे का एक नाम ही है उस किरण का, एक्स किरण। तो एक्स किरण का जो है खोज तुमको करीब इसके लिए नोबेल प्राइज पहला रंजन को मिला था, फर्स्ट भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला है इसी के खोजकर्ता को, जो कि जिन्होंने आविष्कार किया है। तो जिन्होंने आविष्कार किया एक्सरे का, जिसका नाम है रॉन्जन, जिसको क्या मिला हुआ है, नोबेल का प्राइज मिला है भौतिकी का सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी में इसको दिया गया है। तो ये है तुम्हारा एक्स किरण कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक्स किरण, इसका नाम क्यों पड़ा, तो इसका नाम एक्स किरण इसलिए पड़ा जैसे कि उस समय इसके गुण के बारे में पता नहीं था, तो एक्स रे, एक्स किरण, तो इसका क्या हुआ कि एक्स रे जो तुम्हारा नाम पड़ा, इसका नाम इसलिए एक्स रे पड़ गया। जैसे कि कोई सामान्यतः हम लोग गणित में करते हैं, जिसके बारे में कुछ नहीं जानते उसको लेट इट इज एक्स, तो उन्होंने इसका नाम क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और इसका नाम ही उसके बाद रह ही गया, एक्स रे ही रह गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्स रे। तो एक्स किरण का क्या होगा तुमको, इसका जो तुमको होता है, यह तुमको इसकी आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है, इसकी ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य तुमको काफ़ी, मतलब कि जैसे कि अभी तक तुम्हारा था नैनोमीटर में था, 1 नैनोमीटर तक तुमको गया किसका, इसका तुमको जाहिर है कि 10⁻³ मीटर तक चला जाता है, 10⁻8 मीटर से 10⁻12 मीटर इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻8 मीटर से 10⁻⁻12 मीटर के बीच होता है। तो 10⁻8 मीटर से 10⁻12 मीटर के बीच होता है। इसका उपयोग मेडिकल क्षेत्र में हड्डी की टूट फूट को जानने के लिए कौमा धातु में उपस्थित रिक्तिका, मतलब कहाँ पे होल है का पता करने में, जैसे कि तुमको मटेरियल भी अगर डालते हैं तो उसमें भी एक्सरे करवाया जा सकता है, मटेरियल का कोई भी चीज़ का, कि उसमें कहीं खाली गैपिंग तो नहीं है, में किया जाता है। इसका उत्पादन भारी धातु पर
धातु पर त्वरित इलेक्ट्रॉन के आघात द्वारा विशेष प्रकार का ट्यूब, जिसको कुलीज ट्यूब कहते हैं, अभी विशेष प्रकार के कुलीज ट्यूब में किया जाता है, जिसका नाम है, जहां बनाते हैं हम लोग, जो कि तुम्हारा कुलीज नली में किया जाता है। इसको कहाँ में इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसका प्रभाव जब प्लेट पर, जैसे यहाँ पर एक्सरे कराते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि इसमें जो कि उत्पादन किया इसका कुलीज ट्यूब में, जिसका जो कि इलेक्ट्रॉन आघात करता है जो ठोस धातु पर, भारी धातु पर, उससे क्या होगा, उसका उत्पादन हुआ, उससे यहाँ से पास कराया गया, और इसके बाद इसका जो तस्वीर है, ये तुमको बॉडी को, ये जो तुमको मांस है, इसको पेनिट्रेट करके निकल जाएगा, लेकिन हड्डी को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, बोन को। तो इसका हड्डी का यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक यहाँ प्लेट देता है, फोटोग्राफिक प्लेट, जिसमें देखते हो जो एक्सरे करवा कर देखे होंगे, उस प्लेट पर ये अपना असर उसको प्रभावित करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को। तो उसका एक तस्वीर कहाँ पे आ जाएगा, इसका फोटोग्राफिक प्लेट पर आता है, इससे हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सरे का कुछ जानकारी हो गया। एक्सरे का से तुमको कैंसर के सेल को मारने में भी काम करते हैं। कैंसर के सेल में तो ऐसे गामा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन कैंसर के सेल के लिए भी इसका उपयोग भी करते हैं। गामा तुमको, गामा रे, ये सबसे तुमको गामा किरण, ये सबसे पावरफुल किरण है। यह तुमको इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम एवं आवृत्ति सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक है। इसकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे अधिक है। और ये तुमको सबसे पावरफुल होता है। इसका तुमको जो है तुमको चला जाता है, ये तो तुमको बहुत ही छोटा होता है, 10 पावर माइनस तुम कह सकते हो -14 मीटर में। इसका तरंग दैर्घ्य, गामा का तरंग दैर्घ्य 10 पावर -12 से 10 पावर -14 मीटर, 14 मीटर के क्रम में होता है। और आवृत्ति तो बहुत उच्च हो ही गया इसका गामा का। तो गामा का जो उपयोग है तुमको, इसका उपयोग क्या किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यह नाभिक विखंडन से उत्पन्न होती है, नाभिक में जो विखंडन होता है, यह शक्तिशाली विकिरण है। यह शक्तिशाली सबसे अधिक ऊर्जा का विकिरण है, सबसे अधिक ऊर्जा का विकिरण है। इसकी वेधन क्षमता भी सबसे अधिक होती है। इसकी वेधन क्षमता सब, ये तुमको इसकी वेधन क्षमता सबको पेनिट्रेट कर जाता है। इसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है। ये तुमको जैसे कि सेल वगैरह जो कि यहाँ पर अगर सेल पे पड़ेगा तुम्हारा, तो इसको सेल को मार देगा ये। तो ये तुमको इसलिए इसका उपयोग जैसे कैंसर के सेल पे उसको डालता है, जिससे कि कैंसर जो है का जो कोशिका है वो मर जाता है। कैंसर के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे से भी कुछ कोशिका को हानि होती है, इसलिए बार बार एक्सरे नहीं कराना चाहिए। और गामा किरण तो उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उससे तुमको ये पता चलेगा। मेटल वगैरह का है, मेटल हार्ड मेटल रहेगा तो उसको पार नहीं कर पाता है। ये भी मैंने जो मेटल को नहीं पार कर पाएगा, तो मेटल को जो पार नहीं कर पाएगा, तो इससे तुमको मेटल डिटेक्टर के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। तो गामा रे का टॉर्च, अगर तुमको गामा रे का टॉर्च से मतलब कि मेटल डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। गामा किरण का टॉर्च, गामा किरण का टॉर्च धातु के जांच के लिए किया जाता है,
जैसे कि जहाँ पर भी गामा रे रहेगा तुमको उससे उसका गामा रे का टॉर्च पास कराएगा तो उससे क्या होगा, उसका डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें मतलब कि है कि नहीं मेटल वहाँ पर। तो ये तुम्हारा इस सब का इसका उपयोग हो गया। ये तुम्हारे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम थे जिसका चर्चा हम लोगों ने किया। तो इसके साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। ये तुम्हारा विद्युत चुम्बकीय तरंग जो चैप्टर है वो समाप्त भी हो गया। और तुमको जो क्वेश्चन है तुमको न्यूमेरिकल है जो कुछ इसमें इस अध्याय में तो कम ही दिए गए हैं। जो भी दिक्कत है न्यूमेरिकल है या तुमको और भी जो क्वेश्चन हैं इसको बना सकते हो और जहाँ दिक्कत हो। और जो तुमको एग्जाम्पल है वो तो मैंने बता ही दिया था इसका। और तुम जो भी तुमको और प्रॉब्लम आ रहा फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक को समझना हो तो राइफल ऐप के माध्यम से तुम पर जा करके तुम कोई भी वीडियो लेक्चर है तुमको उसको भी देख सकते हो। और उस पर इंग्लिश हिंदी में तुमको नोट्स भी मिल जाएंगे। इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करना हो उसकी तैयारी भी उससे कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।